तो प्रिंसिपल के ऊपर बहुत चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों के जो सिस्टम है, पहले तो पिटाई हुआ करती थी पुराने ज़मानों में, लेकिन आजकल माँ-बाप इस बात को बुरा भी मानते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। क्या आपको लगता है कि कैसे आपने इसे अच्छा किया, बच्चों को कहाँ तक पहुँचाया है? लेकिन जब वो अपने बच्चों को विदाउट हेलमेट भेजते हैं, स्कूटर पे भेजते हैं या कारों में भेजते हैं, नो डाउट ये कानून का उल्लंघन तो है ही। गार्जियंस को लगातार पीटीएम के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, सर्कुलर्स के द्वारा चेताया जाता है कि ये गलत है, बच्चों को आप स्कूल बस से भेजें। अब बच्चों की स्थिति बताइए। जैसे बच्चे हैं आपके पास, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बच्चे हैं। बच्चों के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के नए ज़माने में? मैंने देखा बहुत बच्चे स्कूटर बाइक से, कुछ बच्चियाँ थार चला रही हैं। शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए पूरे साल वर्कशॉप्स अरेंज की जाती है, जो कि सीबीएसई की भी एक रिक्वायरमेंट है, एनईपी की भी रिक्वायरमेंट है। इस समय हम लोग सहारनपुर जिले के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक स्कूल में बैठे हैं, जिसका नाम है पाइनवुड। ये स्कूल इतना आधुनिक है, इसके अगर आप रिजल्ट देखें, अगर कभी भी अखबार में आते हुए, तो आपको सबसे ज्यादा बच्चे पास आउट यहाँ लगेंगे। यहाँ के बच्चे नासा में भी हैं, बच्चों ने आईएएस भी क्लियर करा है, यूट्यूबर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मतलब जो भी कुछ कहा जाए कम नहीं होगा। और इसी शख्सियत को, जो इस किसी भी स्कूल को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है, वो होता है प्रधानाचार्य। और आज वहाँ के प्रधानाचार्य से बात करेंगे कि किस तरीके से वो स्कूल को मेंटेन रखते हैं, क्या उन पे चुनौतियां हैं और इस स्कूल का फ्यूचर क्या देखते हैं। और जिस तरीके से एआई का जमाना आ रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसमें वो क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए नया क्या हो सकता है। पहले कुछ दो ही चार प्रोस्पेक्ट हुआ करते थे कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन अब धीमे धीमे ये सब चीजें बदलती जा रही हैं और बच्चे अलग अलग नई नई फील्डों पे बहुत काम कर रहे हैं। तो जैन साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ब्लैक कॉफी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने इस प्रोफेशन को कैसे, क्यों चुना और इस स्कूल को क्यों चुना? मैंने इस प्रोफेशन को चुना नहीं शुरू में। पहले मैं जब मंडल कमीशन का टाइम आया था, तब किसी कहने से मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और उसकी ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इससे बाहर आने की नहीं सोची, क्योंकि इसमें लगातार कुछ सीखने को और सिखाने को मिलता रहता है। इस वजह से मैंने इस प्रोफेशन को चुना। सर, एक और बात है कि जब आप इस स्कूल में आए, तो प्रिंसिपल के ऊपर बहुत चुनौतियां होती हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों के जो सिस्टम है, पहले तो पिटाई हुआ करती थी पुराने जमानों में, लेकिन आजकल माँ बाप इस बात को बुरा भी मानते हैं। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। क्या आपको लगता है कि कैसे आपने इसे अच्छा किया, बच्चों को कहाँ तक पहुंचाया है? जो भी है वो उसके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं आप। जब मैंने यह स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि मैं पिछले स्कूल्स में, आर्मी स्कूल्स में था, वहाँ के डिसिप्लिन और यहाँ के डिसिप्लिन में बहुत अंतर पाया। जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि पेरेंट्स की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, और धीरे धीरे, एकदम से कभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, धीरे धीरे हमने मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसको वर्कआउट किया कि पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, और अपने बच्चों को वो सक्सेस देखना चाहते हैं कि अलग अलग फील्ड में वो आगे निकल जाए। मुझे बहुत खुशी है, जैसे आपने भी बताया, कि हमारे स्कूल के बच्चे आईएएस बन गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं, कुछ नासा में भी हैं, ईसा में भी हैं, इसरो में भी बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले सालों में और अच्छा करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे में हम कोई ना कोई कौशल उनमें जरूर पैदा करें, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी सोच, वो समस्याओं को अपनी सोच से सुलझा पाए, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग में बोल देते हैं, उन सब में प्रतिभा पैदा हो। सर, जो ये युग है, जैसे कि इसमें आपके यहाँ सबसे बड़ा बेस होता होगा टीचर्स। आपके यहाँ टीचर्स किस तरीके की हैं, उनका क्या प्रावधान है? एक क्लासरूम में कितने बच्चे रहते हैं? सीबीएसई बोर्ड का ये सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है सहारनपुर का, तो उसमें उसके जितने भी मापदंड है वो सब हम लोग पूरे करते हैं। क्या है सर, वो बताएं। मैनेजमेंट की और हमारी हमेशा कोशिश रहती है, जितने भी सीबीएसई के मापदंड हैं उनको सर्वोपरि रखा जाए, सबसे ऊपर रखा जाए। हर क्लास में हमारे यहाँ 40 से ऊपर बच्चे नहीं हैं, हम उससे एनरोल नहीं करते हैं, और शिक्षक भी 1:1.5 के रेशो में यहाँ पे हमेशा जो रिक्वायरमेंट है उसमें रहते हैं। और शिक्षक जो है
वो लगातार अपने को अपडेट करता रहे। तो मैनेजमेंट ने प्रावधान रखा है कि लगातार शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए पूरे साल वर्कशॉप्स अरेंज की जाती है, जो कि सीबीएसई की भी एक रिक्वायरमेंट है, एनईपी की भी रिक्वायरमेंट है। और अगर शिक्षक जो है वो अपडेटेड होगा, तभी हम बच्चों को भी नई शिक्षा नीति के हिसाब से और नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से उनको पढ़ा पाएंगे। उनके अंदर जो स्किल्स हैं, चाहे वो लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो वैल्यूज हैं, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग है, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, हम उनके अंदर वो इंस्टिल कर पाएंगे, उनके अंदर हम वो ला पाएंगे। आपका क्या नेतृत्व रहता होगा कि जो जितने आपके टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स को आप किस तरीके से कमांड करते हैं, जिनसे आपका संवाद अच्छा रहे, जिनसे आप अच्छे बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, तो क्या रहता होगा आपके दिनचर्या में? मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबके साथ रहूं, सबको मोटिवेट करूं। मैं हर टीचर को कोशिश रहती है कि मोटिवेट करूं, उसकी जो पर्सनल समस्याएं हैं अगर कुछ, तो उनको भी सॉल्व करूं, ताकि वो स्कूल के अंदर अपना 100% दे पाए। पहला। दूसरा कि अगर टीचर मोटिवेटेड नहीं होगा, तो स्कूल क्लास में भी वो उतना सशक्त नहीं पढ़ा पाएगा। तीसरा, टीचर को मैं हमेशा प्रोत्साहन करता हूं कि जो उसको नेक्स्ट डे पढ़ाना है, अगले दिन पढ़ाना है, तो पहले दिन उसकी पूरी तैयारी करे, उसके बारे में सोचे, विचार करे, प्लान करे और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करे। तो अगर ऐसा होगा तो स्कूल के अंदर सब कुछ अपने आप सही चलेगा। सर, अब बच्चों की स्थिति बताइए। जैसे बच्चे हैं आपके पास, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बच्चे हैं, तो इन बच्चों के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के नए जमाने में? मैंने देखा बहुत बच्चे स्कूटर बाइक से, कुछ बच्चे थार चला रही हैं। इन सब चीजों का इम्पैक्ट स्कूल में पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा? अब आपने बिल्कुल सही कहा कि समय के साथ चैलेंजेस बढ़ गए। आजकल स्टूडेंट्स जो हैं, हालांकि प्रावधान नहीं है कि वो अपने आप स्कूटर चलाएं, स्कूटी चलाएं, थार चलाएं, जैसे आपने कहा कार चलाएं, बट बच्चे उनका प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। कानून भी है, सब कुछ है, लेकिन पेरेंट्स को भी कानून मानना चाहिए। फ्रॉम स्कूल, हम स्कूल से पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि अपने बच्चों को स्कूल बस से ही भेजें। इससे क्या होगा कि बच्चों की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। लेकिन जब वो अपने बच्चों को विदाउट हेलमेट भेजते हैं, स्कूटर पे भेजते हैं या कारों में भेजते हैं, नो डाउट एक कानून का उल्लंघन तो है ही, लेकिन इसमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत हद तक इन डेंजर है। तो इस संवाद से क्या आपको गार्जियंस कोऑपरेट करते हैं या नहीं? गार्जियंस को लगातार पीटीएम के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा, सर्कुलर्स के द्वारा चेताया जाता है कि ये गलत है, बच्चों को आप स्कूल बस से ही भेजें। शायद अभिभावकों की कुछ अपनी समस्याएं होंगी जरूर, जो वो स्कूल बस से बच्चों को नहीं भेज पाते। मेरा आपके माध्यम से फिर से उनसे पुनः आग्रह है कि जहां तक संभव हो अपने बच्चों को आप स्कूल बस से ही भेजें। स्कूल में नई चीजों के लिए, गुणवत्ता के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए क्या आपने नई सोच करते हैं? क्या नए नए इम्प्लीमेंट्स करते हैं समय से? देखिए, जब से एनईपी 2020 आई है, स्कूल में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि उसमें एक मेजर प्रावधान है कि हर साल 50 घंटे की शिक्षकों की कार्यशाला होना अनिवार्य है। ये बहुत अच्छा कदम है और इसको स्कूल ने पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट किया है। उससे बदलाव ये आया है कि शिक्षक जो है हमारे, वो पूरी तरह से अपडेटेड है, अपडेट हो रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों पे आ रहा है। बच्चों के पास भी उस तरह की वर्कशीट्स, एक्टिविटीज हम बच्चों को करा पा रहे हैं जिसमें बच्चे में वो सोच, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग आ रहा है, उसमें लाइफ स्किल्स बच्चा अपने आप पिकअप कर रहा है, उसमें वैल्यूज इंस्टिल, जो कि आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चे में डिजिटल लिटरेसी, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं, वो बहुत अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं प्राइमरी विंग में। तो कोशिश यही है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे प्रिंसिपल है, कि हम अपने बच्चों को समय के साथ आगे करें। सर, कोविड जब आया, तो कोविड के बाद एक नया ट्रेंड आया कि बच्चे घर से घर से स्कूल पढ़ने लगे। स्कूल उन्हें टैब और मोबाइल देना अनिवार्य हो गया।
जहां तक पहले हम लोग शिक्षक भी और गार्जियंस भी बच्चों को टैब से फोन से दूर रखते थे, एक वो मजबूरी बन गई। तो कोविड के बाद क्या चेंज आया बच्चों में? क्या वो स्क्रीन की तरफ ज्यादा भागे हैं? उसका नुकसान हुआ है, उसका फायदा हुआ है? और उससे निपटने के लिए आपके सामने क्या चुनौती है? देखिए, कोविड-19 जब आया, कोविड आया, उसमें सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था हर स्कूल के लिए, खाली पाइनवुड स्कूल के नहीं, हर स्कूल के लिए, कि कैसे शिक्षा को अलाइव रखा जाए, कि बच्चा घर में भी है फिर भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो कोविड ने हमें सिखाया कि कैसे शिक्षा को हम स्कूल की बाउंड्री ना होते हुए भी बच्चों के पास ले जाए। और इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप एक बहुत बड़ा माध्यम बना इस चीज का। और उस दौर में शिक्षक भी लर्नर था, बच्चा तो सीख ही रहा था और शिक्षक भी सीख रहा था कैसे इसको किया जाए। और मुझे खुशी है कि पाइनवुड स्कूल में हम इसको बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग से हम इसको कर पाए। इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो बदलाव कोविड में आ गए, जो शिक्षा का सिस्टम एक बना, वो आज पेरेंट्स की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं वैसी ही अभी भी लगातार कायम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे। आज हर पेरेंट चाहता है कि जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो होमवर्क है, वो क्लास वर्क है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए। मतलब क्या हुआ कि इसके फायदे हुए काफी। फायदे भी हुए, साथ में नुकसान भी हुआ कि बच्चा जो फ्रेंडशिप सर्कल्स बन गए, उसमें अलग अलग विचारधाराएं फ्लो करने लगी, गेम खेलने लगे, और इस तरह का हानि भी हुई। तो दोनों ही पहलू हैं। तो इस और ये आप मानेंगे, आप भी शायद एक अभिभावक जरूर होंगे, कि ये जो बदलाव आया, ये आज एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते या इसको आप हटा नहीं सकते। सहारनपुर जैसे क्षेत्र में हमारे पास क्या चुनौतियां रहती हैं कि अच्छे हमें जो टीचर हैं वो मिल पाते हैं, अभिभावक अच्छे मिल पाते हैं, स्टूडेंट अच्छे मिल पाते हैं, और भी चुनौतियां रहती हैं स्कूल्स की? देखिए, अभिभावक तो अभिभावक है, उसमें अच्छा और बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर अभिभावक जो पेरेंट है वो ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है मेरे से आगे बढ़े, जीवन में, सोसाइटी में, समाज को आगे बढ़ा पाए। अगर उनका बिजनेस है, बिजनेस को और आगे ले जाए, मतलब जो वो है वो उससे उसको आगे ले जाए। और इसकी जिम्मेवारी जो है, वो अभिभावक जो है वो स्कूल पर, शिक्षकों पर ट्रस्ट करता है कि वो उसके इस मिशन को, उसके एक विजन को पूरा करेंगे। ठीक है। तो जो शिक्षक है, जो शिक्षण संस्थान है, जो कोई भी है, वो अभिभावक का एक विजन पूरा करने का एक जरिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। राइट। तो जब तक इनमें तालमेल नहीं होगा, समाज में, शिक्षक में, अभिभावक में, इनको एक टीम की तरह काम करना है, तो ही समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, शिक्षक भी आगे बढ़ेगा, और बच्चा जो वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएगा। आज एक कल्चर बन गया है, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं आप, बच्चों को फिर भी ट्यूशन जाना पड़ता है, और वही बच्चे जो टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं वही बाद में ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो क्या स्कूल में पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है? ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं किसी की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th क्लास या 11th क्लास के बच्चों को उदाहरण ले लीजिए। उन बच्चों को 12th क्लास के बाद एक अच्छे कॉलेज में, हर माँ बाप का एक विजन है कि मेरा बच्चा IIT करे, जेईई में निकल जाए, एनडीए निकाल ले, IIM निकाल ले। अब स्कूल के अंदर जो करिकुलम है वो एक लिमिटेड है, जबकि पेरेंट्स को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि मुझे IIT में उत्तीर्ण होने के लिए एक अलग सिलेबस पढ़ना है। तो बच्चा विवश है, बच्चा जो है विवश है कि उसको दोनों में बैलेंस बनाना है। तो उस बैलेंस में को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वो कभी स्कूल में आता है, कभी नहीं आता है, कभी, तो वो बैलेंसिंग इक्वेशन है। नहीं सर, वो दूसरा एक क्वेश्चन है, वो डमी की स्थिति आ गई। एक्चुअली डमी का भी बहुत प्रोविजन चल रहा है, बच्चे तैयारी के चक्कर में 11th में और 12th में देखिए, डमी वर्ड मैं यूज तो नहीं करूंगा। हाँ, स्कूल्स में जो उनकी उपस्थिति है वो जरूर
कम हो जाती है इस वजह से। तो सर क्या जो आकाश जैसे इंस्टीट्यूट और भी इंस्टीट्यूट जो पढ़ाई कराते हैं, क्या वो स्कूलों में नहीं हो सकती है वो पढ़ाई? हो सकती है, जरूर हो सकती है, और सभी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो उसको करा सकते हैं। लेकिन सीबीएसई के एट प्रेजेंट कुछ नियम इस प्रकार से हैं कि उनका जो पाठन है वो स्कूल सिलेबस में है। नहीं ले सकते। ठीक है, तो सर ये बताइए कि अगले 3 से 5 साल में क्या हम पाइनवुड की और भी शाखाएं देखेंगे? क्या हम पाइनवुड को इससे और विराट देखेंगे? क्या हम कॉलेज देखेंगे? क्या कुछ और चीजें देखिए देखेंगे? देखिए आगे बढ़ते रहना, निरंतर प्रयास करना, ये जीवन का हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये उद्देश्य पाइनवुड का भी है। और मैं यकीन करता हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाइनवुड जो है सहारनपुर में ही नहीं, सहारनपुर के बाहर भी अपनी ब्रांचेस फैलाए। जैसे आपने कहा कि और स्कूल कॉलेजेस खुलें, समाज आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। सर स्कूल में जैसे कि आजकल मॉडर्न जमाना है, जैसे एआई आ रहा है, एआई से लोग काम कर रहे हैं। आपके स्कूल का एक बच्चा राज ग्रोवर वो यूट्यूबर बन गया है बहुत बड़ा, और सब तो इंजीनियर, वो एक अलग फील्ड की बात हो रही है। तो ऐसे आधुनिक में भी आप लोगों का कोई पहल रहती है स्कूल में? जी, आ, हमारे स्कूल में का जो मेन फोकस है वो बच्चे का चहुमुखी विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर आप अभिभावकों से पता करें, पूछें, हमारे स्कूल में बच्चों को खाली पढ़ाई पे फोकस नहीं है, म्यूजिक पे भी है, थिएटर पे भी है, स्पोर्ट्स में भी है, कंप्यूटर पे भी है, रोबोटिक्स भी हमारे यहाँ पे है, और भी बहुत सारी अनेक गतिविधियां स्कूल के अंदर शामिल है। तो एआई भी स्कूल का एक पार्ट होने जा रहा है, टीचिंग ऑफ एआई। वो नेक्स्ट जो आने वाला सत्र है उससे हम उसको शुरू कर रहे हैं। सर जो बच्चे क्लास में, देखिए हर कोई तो आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, जो पिछली सीट्स पे बैठते हैं या पढ़ाई में कमजोर होते हैं। तो मैंने आमतौर पे देखा, ये आपके स्कूल को नहीं कह रहा, ये चलन है कि जो बच्चा क्यूरी करता है, जो पढ़ता है, वो ही टीचर को पसंद है या किसी भी एम्प्लॉय को भी वही पसंद है। तो उन जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उन पे ध्यान देने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए क्या होता है? देखिए ये मैं आपकी इस प्रश्न से थोड़ा सा कम सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि जो एक अच्छा शिक्षक है, टीचर है, उसको अपनी जो टीचिंग है वो इस तरह से प्लान करनी चाहिए कि हर क्लास में जिसको आप कह रहे कमजोर है वो कमजोर नहीं है। मेरे हिसाब से हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। कोई बच्चा सुनकर बहुत अच्छा समझ लेता है, कोई बच्चा लिखकर बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा दूसरे कॉपी करके अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा म्यूजिक में या डांस में बहुत अच्छा होता है। इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस भी बोल देते हैं। अगर एक शिक्षक अपनी टीचिंग को, लेसन को इस तरह से प्लान करे कि वो अपने लेसन को, टीचिंग को हर बच्चे के मुताबिक ढाल ले, जो कि शिक्षा नीति भी कहती है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपका प्रश्न था, तो हर बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाएगा और समझ पाएगा। तो इसमें बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर वाली बात नहीं रह पाएगी, बिकॉज हर बच्चे को जिस भाषा से, जिस तरीके से समझ आ रहा है, उससे अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो ठीक है समझ सर, जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ सर कि जैसे कि अगर हम विदेशों की बात करें, बाहर के, तो प्रतिभा जो बच्चे की होती है वो उसे ही डेवलप करना चाहते हैं। जैसे राज ग्रोवर एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो यूट्यूबर बनना चाह रहा था, उसके फादर डॉक्टर थे, उन्होंने उसे छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के उसे उस काम में लगा। तो ये जो परख है, ये जो परख है, ये, क्योंकि कहते हैं लोग कि अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हो, तो कबीर का एक दोहा है, भरियारी गुरु बता दियो काके लागू पाए, तो गुरु के ही पैर छूने चाहिए। तो गुरु से बड़ा तो कुछ नहीं होता। तो गुरु जी के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, उनकी प्रतिभा को जानने के लिए पाइनवुड में क्या व्यवस्था है? हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर बच्चे में एक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को पहचानना और उसको उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा किसी भी शिक्षक का एक काम है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पाइनवुड मैनेजमेंट की या पाइनवुड की हमेशा एक
पॉलिसी रही है कि शिक्षकों को लगातार शार्पन किया जाए, उनको प्रतिभाओं की बढ़ाई जाए, चाहे वो कार्यशाला के थ्रू है या कहीं और भेजकर है, किसी और स्कूल भेज। तो हम लगातार कार्यशालाएं इस को लाने के लिए कि शिक्षक जो है बच्चे की प्रतिभाओं को जान पाए और अपनी प्लानिंग, लेसन प्लानिंग भी ठीक से कर पाए, ताकि हर बच्चा क्लास में ठीक से समझ पाए। तो लगातार पूरे साल कार्यशालाएं चलती हैं स्कूल के अंदर। मुझे नहीं लगता कि बाकी स्कूल्स में अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो पूरे साल स्कूल में आते हैं, टीचर्स को मेंटोर करते हैं, टीचर्स की को ऑब्जर्व, क्लासेस ऑब्जर्व करते हैं, जो जहाँ पे भी इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, संभावना है, उनसे संवाद करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। क्लास में बैठकर वो उनकी टीचिंग को परखते हैं कि हाँ क्लास में बच्चे इसको कैसे सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये एक जो मोड है ये पूरे साल चलता रहता है और कई सालों से चल रहा है। जैसे आप प्रिंसिपल हैं, कितने साल हो गए सर आपको प्रिंसिपलशिप करते हुए? मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए। एक बड़ा मतलब एक बड़ा क्या, एक आधा जीवन बिता दिया आपने। तो सर जो नए अभिभावक, नए टीचर हैं, जो नए प्रिंसिपल हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो आप? जी, मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो भी इस प्रोफेशन को चुनता है शिक्षक बनने का, चाहे वो आचार्य है या प्रधानाचार्य है, तो उसको सच्चाई से, खाली एक इनकम का जरिया बनाने के लिए ना करें, इसको आप सच्चाई से करें। आप सीखें और सिखाएं, तभी देश, समाज आगे बढ़ेंगे और वो खुद आगे बढ़ेंगे। अभिभावक और बच्चों के लिए क्या संदेश है? अभिभावक के लिए बहुत अच्छा संदेश कि बच्चा क्या बनना चाहता है उसको बनने दे, अपने विचार, अपना विजन उस पर ना थोपें। और बच्चों के लिए जो बनना चाहते हैं उसके लिए वो शिद्दत से विद कंसंट्रेशन मेहनत करें, तभी उनको जीवन में सफलता। थैंक यू साहब, आपका ब्लैक कॉफी में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा आपको ये शो लगा ये आप बताएं। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसी क्वेरी हो जो आपको पूछना हो स्कूल के बारे में, शिक्षक के बारे में, आप किसी भी स्कूल से हैं तो प्रधानाचार्य से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें आप अपने सवाल पूछिए और हम उनका जवाब जल्दी आपको देंगे। चलिए सक्सेना ब्लैक कॉफी। Black coffee, no sugar, no cream. Strong body like a Nubian queen. Black coffee, no sugar, no cream. Quick sip that'll put my